वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 46 है। यूपीपीएससी पीसीएस 2023 के लिए सीरीज चल रही है। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 46 तक पहुँच सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। और इन सभी डेली यूट्यूब वीडियोज़ का आप PDF प्राप्त कर सकते हो टेलीग्राम में पेड मेंबर बन के, जिसमें आपको जो है एग्जामिनेशन तक PDF प्रोवाइड किए जाएंगे। और फुल टेस्ट सीरीज़ भी प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ज्योग्राफी से रिलेट करता है ये, मतलब ज्योग्राफी का ही है पहला प्रश्न। उष्णकटिबंधीय महासागरीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पूर्व पश्चिम वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रशांत महासागर में सामान्यतः क्या कहा जाता है? व्हाट इज द ईस्ट वेस्ट एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन फाउंड इन ट्रॉपिकल ओशियन रीजन कॉमनली कॉल्ड इन द पैसिफिक ओशियन? मेडेन जूलियन ऑसिलेशन, वाकरसेल, एल नीनो या ला नीना? क्या कहेंगे इसको? देखिए, जितने भी ज्योग्राफी के प्रश्न हैं उसमें जो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, क्लिस्ट होते हैं, उनको जो है बाइलिंगुअल कर दिया गया है। जनरल साइंस बाइलिंगुअल कर दिया गया है ताकि कोई दिक्कत की बात नहीं हो, ठीक है। और एनवायरनमेंट इकोलॉजी भी बाइलिंगुअल है। बाकी हिस्ट्री तो समझ में आ ही जाती है सभी को, हिंदी में भी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाकर सेल इसको बोलेंगे, ठीक है। ला नीनो नहीं बोलेंगे इसको। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पूर्व पश्चिम वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रशांत महासागर में सामान्यतः बाकर सेल कहा जाता है। बाकर सेल दक्षिणी दोलन से संबंधित है तथा इसकी तीव्रता दक्षिणी दोलन सूचकांक के अनुसार घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। ये नंबर है, इस पर फ़ोन या व्हाट्सअप कर सकते हो आप। और यूपीपीसीएस और ARO की पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। देश में अखबारी कागज की जो पहली मिल है वो कहाँ स्थापित की गई थी? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल? प्रैक्टिस अगर की होगी तो पहले भी प्रश्न ही आया होगा। ये सेम तो नहीं आया होगा, इससे मिलता जुलता आया होगा। नेपाल नगर का नाम याद आ रहा हो तो मध्य प्रदेश उत्तर है। तो देश में यानी भारत में अखबारी कागज की पहली जो मिल है मध्य प्रदेश के नेपा नगर में स्थापित की गई थी। और देश के 70% कागज उत्पादन में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात का योगदान है। तीसरा प्रश्न है, भारत में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? देखिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सबकी मिलाकर है तो 7% तो बहुत कम हो गया, इसकी दोगुनी से भी ज़्यादा है। कितनी है? 17.54%, लगभग सी है इसका आंसर। तो भारत में विश्व की लगभग 17.54% जनसंख्या निवास करती है। भारत की जनसंख्या नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। तो सी करेक्ट है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कोई एक जो है सही सम्मिलित नहीं है। यह है नेशनल पार्क, ये है राज्य। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, इटांकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। देखिए, कंचनजंगा है सिक्किम में, जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड में ही है, ठीक है। जहाँ राजाजी है, जहाँ कॉर्बेट है वहीं है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान भी सिक्किम में नहीं है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। इटांकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है। तो गोविंद कहाँ पर है? उत्तराखंड में, सिक्किम में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का जल पुरुष माइक पांडे को हीरो ऑफ एनवायरनमेंट राजेंद्र सिंह को, कौन सा सही है? कोई भी सही नहीं है, इंटरचेंज करोगे तो करेक्ट होगा। हीरो ऑफ एनवायरनमेंट माइक पांडे को कहा जाता है और भारत के जल पुरुष सभी को पता होगा राजेंद्र सिंह, डी है इसका आंसर, कोई भी सम्मिलित नहीं है। तो राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष और माइक पांडे को हीरो ऑफ एनवायरनमेंट कहा जाता है। तो डी है ना आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत में प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? वेयर इज द फर्स्ट जूट मिल एस्टेब्लिश इन इंडिया? सिरसा, रिसरा, ठीक है, रिसरा बंगाल, ऑप्शन नंबर डी।
तो भारत में जूट की प्रथम मिल जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के नज़दीक रिसरा में स्थापित की गई थी, और भारत जो है विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। कृषि साख हेतु राष्ट्रीय स्तर पर भारत की शीर्ष संस्था कौन सी है? इसमें कौन सी है? आरबीआई को लगाकर गलत मत कर दीजिएगा, इसका उत्तर है नाबार्ड। तो कृषि साख हेतु राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो सबसे बड़ी संस्था है वो नाबार्ड है। ठीक है, नाबार्ड जो है व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी समितियों को पुनर्वित्त के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। और फुल फॉर्म क्या है नाबार्ड का? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यही है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा प्रस्तावित 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में होगा? प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है गुजरात। तो भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा प्रस्तावित 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में किया जाएगा। इसका आयोजन गुजरात में 27 दिसंबर से 10 अक्टूबर 2022 के मध्य किया जाएगा, और इसमें कुल 36 खेल शामिल किए गए हैं, जो राष्ट्रीय खेल के इतिहास में अब तक सर्वाधिक है। पीएम स्वनिधि योजना क्या है? किसके लिए है पीएम स्वनिधि योजना? महिला उद्यमियों के लिए है, अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं की मदद करने के लिए है, आर्थिक रूप से पिछड़े किसानों को सिंचाई और बीज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए है, या फिर देश के स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करने के लिए है? यानी जो रेडी पटरी वाले हैं उनके लिए है क्या? बिल्कुल, देश के स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करने के लिए योजना है पीएम स्वनिधि योजना। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देश के स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करने हेतु पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स, यानी जो दैनिक रेडी पटरी लगाने वाले हैं, उनको लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और इसमें होगा क्या? इसमें जो है 10,000 रुपये तक की जो है पूंजी दी जाएगी 50 लाख रेडी पटरी वालों को, ताकि वो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, नज़दीकी क्षेत्रों में अपने व्यवसाय को जो है फिर से शुरू करने में उनको मदद मिल सके। ठीक है, कार्यशील पूंजी है एक तरह से, ये कार्यशील पूंजी ऋण। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को याद रखिएगा ओजोन दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है, और देश में उपभोक्ताओं के महत्व, उनके अधिकारों, उनके दायित्वों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है 28 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। अभी रिसेंटली किस देश ने जुलजाना नामक जो ठोस ईंधन रॉकेट है लॉन्च किया है? जुलजाना किसने किया है? नेपाल ने नहीं किया, संयुक्त अरब अमीरात ने नहीं किया, पाकिस्तान ने नहीं किया, ईरान ने किया है ये। तो जुलजाना नामक ठोस ईंधन वाला रॉकेट ईरान द्वारा लॉन्च किया गया है। जुलजाना 25.5 मीटर की लंबाई वाला एक ईरानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। 12वां प्रश्न है, मेघदूत पुरस्कार किस विभाग से संबंध रखता है? बताइए। पर्यावरण से, कृषि से, रेल से या डाक से? डाक विभाग से। तो मेघदूत पुरस्कार डाक विभाग के कर्मचारियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। यह समग्र प्रदर्शन और उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय स्तर पर डाक विभाग का सर्वोच्च पुरस्कार है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1984 में। अभी रिसेंटली न्यूज़ में स्टैचू ऑफ पीस, ठीक है, आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थापित स्टैचू ऑफ पीस किस व्यक्तित्व से संबंधित है? किसकी प्रतिमा है ये जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थापित की गई है? स्वामी रामानुजाचार्य की। ऑप्शन नंबर बी। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थापित स्टैचू ऑफ पीस स्वामी रामानुजाचार्य से संबंधित है। रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था तमिलनाडु के श्री पेरबदूर में। कब? 1017 में। ठीक है, श्री पेरम्बदूर में। और जो रामानुजाचार्य थे वो वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे।
उन्होंने समाज में जाति या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव किए बिना मंदिरों में प्रवेश के विचार का समर्थन किया था। स्टैचू ऑफ पीस की स्थापना से जो है सभी धर्मों के कश्मीरियों को रामानुजाचार्य का आशीर्वाद और संदेश प्राप्त होगा, ताकि कश्मीर को शांति और प्रगति के पथ पर ले जाया जा सके। यह बिना किसी भेदभाव के कश्मीर के लोगों के विकास में सहायक होगा। इसी सोच के साथ स्थापित किया गया इसको वहाँ पर। काराकोरम रेंज का विस्तार कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 14 वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न है ये। काराकोरम रेंज नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, पोलैंड तक तो कहाँ ही जाती है। चीन में है, म्यांमार तक नहीं जाएगी, म्यांमार की वजह से एलिमिनेट कर दो सी वाले स्टेटमेंट को। दूसरा वाला भी गलत है। भारत, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो काराकोरम रेंज जो है एशिया महाद्वीप के केंद्र में पर्वत श्रृंखलाओं का हिस्सा है। इसके पश्चिम में आपको मिलेगा हिंदू कुश पर्वत, उत्तर पश्चिम में मिलेगा पामीर का पठार, उत्तर पूर्व में मिलेगा कुनलून पर्वत और दक्षिण पूर्व में मिलेगा हिमालय पर्वत। काराकोरम रेंज भारत, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान तक विस्तारित है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अभी हाल ही में किन दो देशों के बीच में अंडमान सागर में समुद्र साझेदारी अभ्यास आयोजित किया गया? किन दो देशों के बीच हुआ है ये? भारत है इसमें, चलो एक भारत, तो जिसमें भारत नहीं है उसको हटा दीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत और जापान। ठीक है। तो हाल ही में अंडमान सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास भारत एवं जापान के बीच आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य है इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना और जहाजरानी एवं संचार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी केवल शीत निष्क्रियता दर्शाता है? केवल शीत निष्क्रियता। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल शोज ओनली कोल्ड डोरमेंसी? कछुआ, टॉर्टोइज, ध्रुवीय भालू यानी पोलर बियर, स्थलीय घोंगा और अफ्रीकन लंगफिश। देखिए यहाँ पर जो कछुआ है, जो स्थलीय घोंगा है, जो अफ्रीकन लंगफिश है, ये शीत निष्क्रियता भी दर्शाते हैं और ग्रीष्म निष्क्रियता भी दर्शाते हैं। तो इनमें से तो कोई होगा नहीं। जो केवल पोलर बियर है ऑप्शन नंबर बी, ये केवल जो है शीत निष्क्रियता दर्शाता है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। वाटर हायसिंथ और दूसरा है वाटर फर्न और तीसरा है डक वीड्स, ये किस श्रेणी के पादप हैं? क्या हैं ये? तैरने वाले जलोद्भिद हैं यानी स्विमिंग हाइड्रोफाइट्स हैं, पूरी तरह डूबे हुए जलोद्भिद हैं मतलब फुल्ली सबमर्जेड हाइड्रोफाइट्स हैं, सागर के तल में रहने वाले पौधे हैं। ठीक है, प्लांट लिविंग एट द बॉटम ऑफ द ओशियन, या फिर लवणोद्भिद है। क्या है ये? वाटर फर्न, वाटर हायसिंथ और डकवीट्स, ये हैं तैरने वाले जलोद्भिद मतलब स्विमिंग हाइड्रोफाइट्स हैं ये। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं जलीय पौधों को, जल में रहने वाले पौधों को। ये है इसका आंसर। तो वाटर हायसिंथ, वाटर फर्न, डकवीट्स जल में तैरने वाले जलोद्भिद हैं और इस श्रेणी के पादप जल की सतह पर तैरते रहते हैं और इनमें तैरने के लिए पत्तियां जो हैं प्रमुख अंग के रूप में काम करती हैं। इनकी पत्तियों में बड़े वायु क्षेत्र और रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18वां प्रश्न क्या कहता है? ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। घरेलू उद्योगों को व्यापक संरक्षण, आयातों और विदेशी निवेश पर प्रत्यक्ष नियंत्रण तथा विनिमय दरों को अवास्तविक स्तर तक ऊंचा रखने की नीति क्या कहलाती है? आयात प्रतिस्थापन नीति, राजकोषीय नीति, बाह्य उन्मुख नीति या विदेशी विनिमय दर प्रबंधन? क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे आयात प्रतिस्थापन नीति, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। तो देखिए, घरेलू उद्योगों को व्यापक संरक्षण, आयातों और विदेशी निवेश पर प्रत्यक्ष नियंत्रण तथा विनिमय दरों को अवास्तविक स्तर तक ऊंचा रखने की नीति आयात प्रतिस्थापन नीति कहलाती है। विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात अल्प विकसित देशों ने
अंतर्मुखी नीतियों को प्राथमिकता दी जिसके तहत आयात प्रतिस्थापन नीति को अपनाया गया? क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी? कब हुई थी? 1905 की संभावना बहुत कम है, बंगाल का विभाजन चल रहा था इस समय। ठीक है, देश में बहुत उतार चढ़ाव थे। 1907 इसका उत्तर है। तो लोहे और इस्पात का बड़े पैमाने पर उत्पादन का प्रथम प्रयास जो है वर्ष 1907 में जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना के साथ किया गया। तो बी सही उत्तर है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पर। निम्नलिखित में से किसका एल्बिडो सबसे कम होगा? देखिए, एल्बिडो होता है रिफ्लेक्ट रेट किसी पिंड का, जो कितना परावर्तन कर दे वो किसी चीज़ को। ठीक है, पहले भी बताया है मैंने। ठीक है, जो सूर्य की रोशनी आ रही है विकिरण की प्रोसेस के द्वारा, तो रिफ्लेक्ट होती है। नीचे देखिए ग्लेशियर मिलेगा, ग्लेशियर का सबसे अच्छा एल्बिडो होता है। और जितनी सतह काली होगी उसका सबसे ख़राब एल्बिडो होगा, मतलब परावर्तन सबसे कम होगा क्योंकि वो अब्जॉर्ब करेगा उसको। तो यहाँ जो है जो ग्लेशियर है उसमें सबसे अच्छा एल्बिडो होगा, यानी रिफ्लेक्ट रेट सबसे अच्छा ग्लेशियर का होगा, इसका एल्बिडो सबसे अधिक होगा। ग्लेशियर के बाद बादल आ जाएंगे। ठीक है, बादल के बाद उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, और सबसे कम होगा रेगुर मिट्टी, यानी इसको काली मिट्टी भी कहा जाता है। तो फिलहाल यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रश्न पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, काली मिट्टी की जगह रेगुर मिट्टी रख दिया। ठीक है, एग्जामिनर की सोच पर डिपेंड करता है, हर तरह से तैयार रहिए। तो सर्वाधिक होगा ग्लेशियर का, उससे कम बादल, उससे कम उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, और सबसे कम होगा रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी। देखिए, एक पिंड या सतह प्रकाश के एक अंश को परावर्तित करती है जिसे एल्बिडो कहा जाता है। ठीक है, हिमपात या बर्फ में एल्बिडो जो है वो सबसे अधिक होता है। ताज़ा हिमपात में सबसे अधिक परावर्तन होता है, इसलिए उच्चतम एल्बिडो होता है। काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी में सबसे कम एल्बिडो होता है क्योंकि यह सौर विकिरण की अधिकतम मात्रा को अवशोषित करती है। इस चीज़ को आप इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए, सनलाइट आ रही है विकिरण रेडिएशन की प्रोसेस से, और जो फ्रेश स्नो है वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है 80 से 95% तक। ठीक है, मून भी जो है 8 से 8% का एल्बिडो है मून का, और जो ग्रीनरी है उसका 10 से 25% का, जो फॉरेस्ट है उसका 10 से 20% का है, जो ग्रासलैंड है 25 से 30% का है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ देखिए जो डांबर की रोड है उसका कितना कम है, 5 से 10%। ठीक है, और ब्लैक सॉइल भी काली होती है। वो एग्जाम्पल कुछ दिन पहले समझाया था ना कि दोपहर में जो है दो लोग जा रहे हैं, एक ने वाइट शर्ट पहनी है, एक ने ब्लैक शर्ट पहनी है, किसका एल्बिडो अधिक होगा? तो वाइट वाले का अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि ब्लैक कलर तो एब्जॉर्ब करेगा सूर्य की रोशनी को। तो ये 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप डेली प्रैक्टिस वीडियोज़ के PDF को प्राप्त कर सकते हो और फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।